अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है लारावेल के अंदर फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एक डायनेमिक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर फॉर्म हैंडलिंग आपको लाजमी करनी पड़ती है। ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग हम क्यों करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर? क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है। ठीक है, और उस इनपुट की बेस पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते हैं। ठीक है, उन्हें डेटाबेस वगैरह में इंसर्ट करवाना होता है। ठीक है, या फेच करवाना होता है, और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसके लिए हम फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्म हैंडलिंग हम लारावेल के अंदर करेंगे वो हमारे पास दो तरीकों से होती है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म हैंडलिंग का पार्ट 1 है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 के अंदर मैं आपको एक सेकंड टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लारावेल के अंदर दो तरीके हैं फॉर्म्स को क्रिएट करने के। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा और फिर पार्ट 2 के अंदर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, फॉर्म हैंडलिंग के अंदर जो हम पहला तरीका देखेंगे वो वही तरीका है जो आपने पीएचपी के अंदर भी पढ़ा है। ठीक है, मतलब वो जो इनपुट टाइप्स हम यूज करते हैं, इनपुट का टैग यूज करके हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, इनपुट का टैग यूज करके हम पासवर्ड फील्ड बनाते हैं, फाइल अपलोड फील्ड बनाते हैं, और बहुत सारी फील्ड बनाते हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। ठीक है, वही काम करके मैं लारावेल के अंदर फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, और फिर लारावेल के अंदर उस फॉर्म का डेटा आप गेट कैसे करोगे, ठीक है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, फॉर्म हैंडलिंग को समझने से पहले हमें ये समझना है कि फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फॉर्म क्या होता है? इट इज अ वेब पेज कंटेनिंग फील्ड्स। ठीक है, मतलब ये एक वेब पेज होता है जिसके अंदर फील्ड्स होते हैं। ठीक है, फील्ड्स हम किसे कह रहे हैं? जिस तरह टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सारे क्या है? फॉर्म के फील्ड्स हैं। ठीक है, तो जब भी ये आपके पास फील्ड्स एक वेब पेज के अंदर हो, ठीक है, तो वो आपका एक फॉर्म बन जाता है। ठीक है, और उसके साथ हैंडल कैसे करना है, उसके डेटा के साथ हैंडल कैसे करना है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज बाय यूजर्स टू एंटर इंफॉर्मेशन। मतलब आपके जो फॉर्म्स हैं उन्हें यूज कौन करता है? उन्हें यूज करते हैं आपकी वेबसाइट के यूजर्स। क्यों? ताकि उसके अंदर, फॉर्म के अंदर वो कोई इंफॉर्मेशन पास कर सके, और फिर जब वो सबमिट करते हैं अपना फॉर्म तो उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है और उन्हें आउटपुट सेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। फिर इसके बाद इट पासिस एंटर डेटा फ्रॉम अ क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, क्योंकि देखो आपका जो फॉर्म है वो कहाँ पे होता है? क्लाइंट पे होता है, लेकिन जब वो सबमिट होता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? आपके सर्वर पे जाती है प्रोसेस होने के लिए, और सर्वर फिर उसको प्रोसेस करके दोबारा आउटपुट आपको सेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास सिंपल फॉर्म का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्टेप्स फॉर हैंडलिंग एचटीएमएल फॉर्म्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। ठीक है, मतलब एचटीएमएल फॉर्म जो हम बनाते हैं उसके साथ हम हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसका डेटा किस तरह से हम गेट करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, यूजर्स एंटर इंफॉर्मेशन इन एन एचटीएमएल फॉर्म एंड सेंड्स इट टू द वेब सर्वर। इसका मतलब जो भी हमारा यूजर होता है वो इंफॉर्मेशन अपनी कहाँ पे एंटर करता है? एचटीएमएल फॉर्म में, जो हम बनाएंगे अभी। ठीक है, और वो जब सबमिट करता है तो वो डेटा कहाँ जाता है? हमारे वेब सर्वर के ऊपर जाता है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, तो जब वेब सर्वर पे जाएगा तो मतलब हमारी इंफॉर्मेशन क्या होगी? प्रोसेस होगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेंडिंग आउटपुट बैक टू द वेब सर्वर। और फिर क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपका वेब सर्वर प्रोसेस करता है तो उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई आउटपुट सेंड करता है। मतलब आपका जो आउटपुट आता है वेब सर्वर से वो कहाँ पे आता है? आपके वेब ब्राउजर पे आता है, आपके क्लाइंट पे आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके साथ हैंडलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने जिस तरह से बताया था, लारावेल के अंदर फॉर्म क्रिएट करने के दो टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, दूसरी टेक्निक मैं आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मैंने कौन सी डायरेक्टरी ओपन की हुई है? www। ठीक है, जिसके अंदर सारे हमारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं पीएचपी के या लारावेल के। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले कमांड क्या टाइप करेंगे अपने टर्मिनल में? ठीक है, अगर टर्मिनल आपको ओपन करना नहीं आता तो आपने क्या करना है? टर्मिनल पे जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ लारावेल। ठीक है, लारावेल एक कीवर्ड है, फिर न्यू, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रखते हैं फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, फॉर्म अंडरस्कोर हैंडलिंग। और यहाँ पे आके आप जैसे ही एंटर करोगे तो तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा ये आपका एप्लीकेशन क्रिएट करने में, और मेक श्योर करना है कि नेट आपका इस दौरान डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक है, देखो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अपने टर्मिनल को मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर लिखते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा फॉर्म हैंडलिंग के नाम से यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और जितनी भी डायरेक्टरीज थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब इसी डायरेक्टरी को मैं अपने टर्मिनल पे ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन टर्मिनल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब जितनी भी कमांड मैं टाइप करूंगा वो हमारे इस डायरेक्टरी में जिसका नाम है फॉर्म हैंडलिंग यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे आके रन करूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट और उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था फॉर्म हैंडलिंग, ठीक है, एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ गया। वो लारावेल का होम पेज कहाँ पे आता है, जब हम पब्लिक के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही पब्लिक के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये लारावेल का वेलकम पेज आ गया आपके पास, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपको पब्लिक रिमूव करना है, ठीक है, यूआरएल से, तो आप कौन सी स्टेप्स करते हो। हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर्म हैंडलिंग के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और देखो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है, इसके अंदर जाओ। ये htxs वाली फाइल को आपने कॉपी करना है, ठीक है, और एक स्टेप पीछे आना है अपनी रूट डायरेक्टरी में और यहाँ पे आके वो htxs को आपने कॉपी करना है और फिर ये सेकंड लास्ट फाइल जो है सर्वर, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है और इसको यहीं पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो ये जो फाइल आपको नजर आ रही है सर्वर कॉपी वाली, इसको आपने रीनेम करना है, ठीक है, और इसका नाम आपने रख देना है इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आके जैसे ही एंटर करोगे तो इससे क्या होगा, ठीक है, ये स्टेप जब भी आप कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपको आपके यूआरएल में पब्लिक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट फॉर्म हैंडलिंग लिखूँ और एंटर करूँ तो अब हमें लारावेल का पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म हैंडलिंग के अंदर हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, PHP, ठीक है, उसके बाद आर्टिसन मतलब कारीगर, ठीक है, और फिर यहाँ पे मेक कंट्रोलर, ठीक है, और अपने कंट्रोलर का नाम हम रखते हैं होम कंट्रोलर, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो लेकिन उसके बाद में ये कंट्रोलर आपको लाजमी लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके जैसे एंटर करूंगा तो हमारा होम कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। और कंट्रोलर्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं मैंने आपको बताया था। देखो हम अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं फॉर्म हैंडलिंग और इसके अंदर ऐप की डायरेक्टरी होती है, फिर HTTP की डायरेक्टरी होती है, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी होती है और इसके अंदर देखो हमारा ये कंट्रोलर आ चुका है जिसका नाम है होम कंट्रोलर, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हमारी क्लास आ गई होम कंट्रोलर। अब इसके अंदर मैं एक्शन मेथड बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, पब्लिक होगा वो, ठीक है, और उसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे इंडेक्स, ठीक है। और ये जो एक्शन मेथड है, ये जो मेथड है, ये एक व्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, ये व्यू रिटर्न करेगा। और व्यू कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, होम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। एक इंडेक्स का व्यू मैं बनाऊंगा जहाँ पे अभी मैं अपना फॉर्म डेवलप करूंगा, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, जब भी रिक्वेस्ट आएगी इस कंट्रोलर के पास और ये एक्शन मेथड चलेगा इंडेक्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंडेक्स का व्यू रिटर्न करेगा। और ये इंडेक्स का व्यू कहाँ पे होगा, होम के आपके डायरेक्टरी में, ठीक है। तो देखो व्यूज कहाँ पे बनते हैं, मैंने आपको बताया था व्यूज बनते हैं रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर और व्यूज के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो व्यूज के फोल्डर के अंदर अगर आप देखो पहले से एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP मतलब वेलकम पेज मौजूद है। अब इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, सबसे पहले न्यू फोल्डर पे जाते हैं और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ होम, ठीक है। और अब होम के अंदर इसी नाम से इंडेक्स के नाम से एक व्यू क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, होम के ऊपर न्यू फाइल पे जाते हैं और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। मैंने आपको बताया था जो भी आप व्यू बनाते हो वो बेसिकली एक ब्लेड टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो उसके एंड में आपको डॉट ब्लेड डॉट PHP लाजमी लगाना होता है। एंटर करते हैं और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं जस्ट H1 के अंदर एक यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ इंडेक्स पेज, ठीक है। तो अब मुझे ये व्यू रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो इस व्यू के लिए मतलब इसको रिटर्न करवाना है, कैसे रिटर्न करवाना है कि पहले होम कंट्रोलर का ये एक्शन मेथड चलेगा जिसका नाम है इंडेक्स और ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो इसके लिए मुझे रूट लिखना है और रूट हम कहाँ पे लिखते हैं, देखो हम आ जाते हैं अपने रूट्स के फोल्डर में, देखो रूट्स की डायरेक्टरी नजर आ रही है और सबसे लास्ट फाइल आपको नजर आ रही होगी web.php, ठीक है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं अपना रूट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो रूट कैसे लिखोगे, रूट, ठीक है, उसके बाद 2 दफा कोलन और फिर गेट, ठीक है। और पहले आर्ग्यूमेंट में हम कहते हैं अगर हमारे यूआरएल पे इंडेक्स टाइप होता है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट आपने कहाँ पे भेजनी है, रिक्वेस्ट आपने भेजनी है होम कंट्रोलर @index, ठीक है। मतलब होम कंट्रोलर के अंदर जो हमने इंडेक्स एक्शन मेथड डाला है उधर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। मतलब जैसे ही यूआरएल में ये टाइप होगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, होम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन के मेथड के पास। और यहाँ पे देखो जब ये इंडेक्स सेक्शन मेथड चलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स का व्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं
और अपने ब्राउज़र पे आके यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, इंडेक्स पेज नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स पेज पे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करता हूँ। तो फॉर्म पहला मैंने आपको तरीका बताया था कि उसी तरह जिस तरह हम करते हुए आ रहे हैं PHP के अंदर, ठीक है। फॉर्म लिखो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म का ओपन और क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, एक्शन इसका क्या देते हैं हम, मैं इसका एक्शन देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेटा, ठीक है। मतलब जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो वो इस एक्शन के ऊपर, इस URL के ऊपर जाएगा, ठीक है। और मेथड हम यहाँ पे कह देते हैं, ठीक है, मेथड में यहाँ पे कह देता हूँ पोस्ट, ठीक है, क्योंकि जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बना लेता हूँ फॉर्म के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मैं पहला यहाँ पे बनाता हूँ इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, एंटर करते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक प्लेस होल्डर पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं लेबल्स नहीं बना रहा, प्लेस होल्डर के थ्रू काम करूँगा। और यहाँ पे हम कहते हैं एंटर नेम, यहाँ पे आप नेम डालो और इसके नेम के अंदर मैं नेम ही सेट कर देता हूँ। आईडी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके मैं लाइन ब्रेक हम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है। ईमेल के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर ईमेल, ठीक है। और इसका नेम भी हम सेट कर देते हैं ईमेल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट और ऑप्शन टैग्स की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट, उसके अंदर ऑप्शन मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जेंडर ले रहा हूँ यूज़र से, ठीक है। तो 3 मैं यहाँ पे ऑप्शन की टैग्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस सेलेक्ट लिस्ट का नाम हम रखते हैं जेंडर, ठीक है। आईडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला आपके पास ऑप्शन के अंदर हम क्या देते हैं, सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। और फिर सेकंड ऑप्शन के अंदर मैं पास कर देता हूँ मेल, ठीक है। और वैल्यू के अंदर भी हम पास कर देते हैं मेल। उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ फीमेल, और वैल्यू के अंदर भी हम पास कर देते हैं फीमेल, ठीक है। और इनके ऊपर अभी रिक्वायर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हम इन सब के ऊपर रिक्वायर्ड भी लगा देते हैं ताकि इसको कोई यूज़र एम्प्टी ना छोड़ सके, ठीक है। तो नेम के ऊपर भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं, ईमेल के ऊपर भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं, और ये जो आपके पास सेलेक्ट लिस्ट है इसके ऊपर भी हम रिक्वायर्ड लगा देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके 2 बटन बना लेता हूँ, ठीक है। 3 आई थिंक काफ़ी होंगे, ठीक है, 3 फील्ड्स, ठीक है। आप और भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। बाकी अब मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और बटन हम कैसे लेते हैं, इनपुट, ठीक है, कोलन सबमिट, इनपुट कोलन सबमिट। और यहाँ पे आके आपने एंटर करना है, ठीक है। और बटन मैं कह देता हूँ सबमिट, ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और देखो अगर आपको यहाँ पे लारावेल के अंदर इस तरह से एक्शन पास करना है तो आप क्या करो, आप यहाँ से इसको कट करते हैं हम, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्लेड सिंटैक्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे URL का मेथड यूज़ करता हूँ और इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर ये डेटा पास कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से करोगे तो ये ज़्यादा आसानी से आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो अब वो किस URL के ऊपर जाएगा, डेटा के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसका लुक आपको दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। नेम है, ईमेल है और जेंडर है। और अगर सबमिट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर देगा क्योंकि आपको नेम वगैरह और ये ईमेल वगैरह भी आपको वैलिड टाइप करनी है। अगर गलत टाइप करोगे तो मैसेज दिखाएगा, ठीक है, सही है। फिर इसी तरह जेंडर भी सिलेक्ट करना है क्योंकि जेंडर भी अगर सेलेक्ट नहीं करोगे तो कहेगा, एरर देगा आपको। मेल सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ही सबमिट करूँगा तो हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए और इसका डेटा हम गेट करवाएंगे किसी दूसरे व्यू के अंदर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने इस होम कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे एक और एक्शन मेथड बनाता हूँ, ठीक है, एक्शन मेथड बनाता हूँ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ इस एक्शन मेथड का नाम मैं कहता हूँ गेट डेटा, ठीक है, सही है। और यहाँ पे अभी मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट हटाता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, तो ये वाला एक्शन मेथड आएगा, ठीक है। और फॉर्म का जितना भी डेटा है वो इस एक्शन मेथड के पास आ जाएगा। लेकिन अब उस फॉर्म डेटा को स्टोर कहाँ पे करना है, तो देखो हम PHP के अंदर एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ लारावेल के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ REQ, ठीक है। मतलब देखो जितना भी फॉर्म का डेटा है
वो इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाएगा, जिसका नाम क्या रखा है, REQ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जितना भी डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जितना भी डेटा आ रहा है, तो आप क्या करो, आप उसे प्रिंट करवा दो, ठीक है, सही है। मतलब देखो, ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो एरे की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और एरे को प्रिंट करवाना हो तो हम मेथड यूज करते हैं PHP का प्रिंट R, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, REQ, ठीक है, इसका एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ऑल, ठीक है। ये मेथड मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, जितना भी हमारे पास डेटा आ रहा है फॉर्म का, ठीक है, उसको एरे में कन्वर्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं। अब इसके लिए मुझे राउट लिखना है, ठीक है, मतलब जब मैं सबमिट करूंगा, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, जब मैं सबमिट करूंगा तो कौन सा कौन से URL पे जाएगा, वो डेटा के ऊपर जाएगा। और मैं कह रहा हूँ जब वो डेटा के ऊपर जाए तो उसको इस एक्शन मेथड के पास भेजना है, ठीक है। तो इसके लिए हम रूट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ रूट, ठीक है, और उसके बाद 2 दफा कोलन। और अब देखो, अब मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ ना, ठीक है, मतलब डेटा पोस्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करूंगा। और मैंने क्या बताया, जब हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, इस URL के ऊपर जाएगा, ठीक है, डेटा। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे पहले आर्ग्यूमेंट में पास कर दूंगा, ठीक है, डेटा, ठीक है। और जब डेटा पे जाएगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, रिक्वेस्ट जानी चाहिए, मैं कहता हूँ होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर के अंदर मैंने अभी एक एक्शन मेथड बनाया है जिसका मैंने क्या नाम रखा है, गेट डेटा, ठीक है। मतलब जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो वो इस URL पे जाएगा, ठीक है, और फिर रिक्वेस्ट कहाँ पे चली जाएगी, होम कंट्रोलर के अंदर गेट डेटा के एक्शन मेथड के पास। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो गेट डेटा चलेगा और फॉर्म का जितना भी डेटा है वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आके स्टोर होगा और उसका सारा डेटा एरे की फॉर्म के अंदर हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और देखो अब मैं यहाँ पे डेटा पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आदिल, ईमेल हम वैलिड टाइप कर देते हैं, ठीक है, और मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल। और अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो अब यहाँ पे आपने ये एरर नोट करना है, ठीक है। आपके पास एक एरर आ रहा है पेज एक्सपायर्ड का, और इस एरर कोड क्या है इसका, 419, ठीक है। अब ये एरर आपके पास आ क्यों है, पेज एक्सपायर्ड का ये मैसेज आ क्यों है, उसकी वजह है क्योंकि देखो जब भी हम लारावेल के अंदर फॉर्म्स बनाते हैं तो हमें एक फील्ड ऐड करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं CSRF। अब ये CSRF हम टाइप कैसे करते हैं, देखो हम 2 तरीके से CSRF फील्ड को ऐड कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये तरीका है CSRF, ठीक है, डायरेक्ट @ और CSRF। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये ओपन करते हो और आप CSRF फील्ड, ठीक है, इस तरह से इसको मेथड एज अ मेथड आप यहाँ पे पास कर देते हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास इसको यूज करने के। हम शॉर्ट तरीका यूज कर लेते हैं, ठीक है, और वो है आपके पास पहला ये @CSRF। अब देखो ये CSRF हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, देखो ये CSRF हम यूज करते हैं फॉर्म्स के साथ, और ये क्या करता है, ये एक रैंडम टोकन जनरेट करता है, ठीक है। क्यों टोकन जनरेट करता है, हैकर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, हैकर अटैक को रोकने के लिए हम यूज करते हैं CSRF, ठीक है। किस तरह से भाई, देखो अभी ये जो हमने फॉर्म बनाया है अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर बनाया है, लेकिन हमारे जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी किसी वेबसाइट से हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह से ये हमारा फॉर्म है वो सेम उसी तरह एक फॉर्म बनाते हैं और अपने उस फॉर्म से हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये CSRF टोकन दिया हुआ है, ये फील्ड दी हुई है, तो हैकर हमारी वेबसाइट के आउटसाइड से हमारी वेबसाइट के अंदर अटैक नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। क्यों, क्योंकि देखो जब भी हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक CSRF एक टोकन जनरेट करता है जो कि एक रैंडम स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, मतलब CSRF ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो फॉर्म सबमिशन हो रही है वो आप ही की एप्लीकेशन से हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मतलब CSRF ये चेक करता है कि ये जो फॉर्म सबमिशन आप कर रहे हो वो इसी वेबसाइट से हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। मतलब इसी वेबसाइट से हो रही है, किसी और वेबसाइट से तो नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए ये एक टोकन जनरेट करता है, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्म के साथ अटैच्ड होता है। मतलब ये टोकन किसी दूसरे फॉर्म के साथ जो कहीं आउटसाइड से आ रहा है उसके साथ ये टोकन अटैच नहीं होता, ठीक है। यही वजह है कि हमारी लारावेल एप्लीकेशन क्या करती है
इस CSRF को चेक करती है जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करती है, जिससे वो जो हैकर का अटैक होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, नल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हैकर अटैक जो आउटसाइड से आपके वेबसाइट के ऊपर एक्सेस करना चाह रहे हैं उनको रोकने के लिए हम यूज करते हैं CSRF, ठीक है। तो देखो आपने जैसी ये फील्ड ऐड कर दी और अब अगर आप इसको सेव करो और अब अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, और अब अगर आप दोबारा इसको रिफ्रेश करो और अब अगर आप यहाँ पे डेटा इसके अंदर इंसर्ट करवाओ, मैं कहता हूँ आदिल, ठीक है, ईमेल हम वैलिड डाल देते हैं, जेंडर मेल कर देते हैं और अब जैसे ही सबमिट करूंगा, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मैंने आपको बताया जैसे आप सबमिट करोगे रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे REQ के पास और उसका जितना भी डेटा है वो एरे के फॉर्म में हमें प्रिंट हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे आता हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया रिक्वेस्ट कहाँ गई, डेटा के पास गई, ठीक है, और डेटा पे हमने कहाँ पे भेजा था, होम कंट्रोलर के बाद गेट डेटा के मेथड में, और वो देखो वो सारा डेटा रिट्रीव कर रहा है, ठीक है, देखो नेम आदिल है, ईमेल ये है और जेंडर क्या है, जेंडर मेल है, ठीक है, उसने हमें एरे की फॉर्म में यहाँ पे देखो वो प्रिंट करवा रहा है। और देखो ये क्या है, ये है वही CSRF टोकन जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये CSRF टोकन आपके पास समझ लो एक रैंडम स्ट्रिंग होता है जो इस चीज को चेक करता है कि जो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है और ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो इसी एप्लीकेशन से आ रही है या किसी और एप्लीकेशन से आ रही है, ठीक है। अगर इसी एप्लीकेशन से आ रही है तो ये टोकन वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं और से रिक्वेस्ट आ रही है तो ये टोकन वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास CSRF का, ठीक है। तो देखो अभी तो मैंने यहाँ पे एरे की फॉर्म में डेटा प्रिंट करवाया, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक व्यू के अंदर ये डेटा डिस्प्ले करवाना है, जिस तरह नेम हो गया, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, ये मुझे एक व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ये वाली जो लाइन है प्रिंट आर वाली, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके अपने व्यूज के फोल्डर के अंदर एक और व्यू बनाता हूँ, ठीक है। ये होम के फोल्डर के अंदर अभी इंडेक्स का व्यू है, इसके अंदर मैं एक और व्यू बनाता हूँ, ठीक है, और उसका नाम हम रख देते हैं getData.blade.php, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो डेटा मैं पास करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जब भी ये वाला मेथड चलेगा तो फॉर्म का डेटा इस REQ के ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा और अब मैं रिटर्न करवाऊंगा एक व्यू, ठीक है। कौन सा व्यू, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ होम के अंदर मैंने अभी एक व्यू बनाया है जिसका मैंने नाम क्या रखा है, गेट डेटा, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो अब मैं एक एरे पास करूंगा, ठीक है, मतलब इस व्यू में जिसका नाम मैंने रखा है गेट डेटा, उसमें मैं एक एरे पास करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, एरे से पहले उसका वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ डेटा, और यहाँ पे आके इस एरे का नाम मैं रखता हूँ फॉर्म डेटा, ठीक है, क्या नाम रख रहा हूँ, फॉर्म डेटा। और इसके अंदर मैं स्टोर क्या करवा रहा हूँ, देखो ये जो REQ है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जितना भी डेटा है ऑल, ठीक है, मतलब जितना भी फॉर्म का डेटा है वो आप एरे में कन्वर्ट करके कहाँ पास कर दो, फॉर्म डेटा के इस एरे को आप पास कर दो, ठीक है। और अब यही डेटा मैं कहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ, अपने गेट डेटा के इस व्यू में पास करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो ये जो व्यू है इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में, सेकंड पैरामीटर में मैं ये डॉलर डेटा पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब समझना होगा क्या, जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे और जितना भी फॉर्म का डेटा है वो REQ में स्टोर हो जाएगा और REQ को मैं इस एरे के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ और फिर इस वेरिएबल में भेज रहा हूँ डेटा, और ये डेटा मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, अपने गेट डेटा के व्यू में पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो एरे है जिसका मैंने नाम क्या रखा था फॉर्म डेटा, इसको मुझे एक्सेस करना है, एक्सेस कहाँ करना है, अपने इस गेट डेटा के व्यू में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे h1 का टैग लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम वही ब्लेड सिंटैक्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और अब ये जो फॉर्म डेटा है, जो एरे है, मैं इसको एक वेरिएबल की तरह एक्सेस करता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई इस एरे के अंदर जो नेम है, ठीक है, वो इस h1 के अंदर शो हो जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी h1 को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ जो ईमेल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, और फिर उसका जो आपके पास जेंडर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। मतलब देखो ये एरे है और इसके अंदर तीन चीजें हैं ना, नेम, ईमेल और जेंडर, तो मैं उसे कीज की थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, जिस तरह हम एसोसिएटिव एरे को एक्सेस करते हैं PHP के अंदर, सेम उसी तरह मैं यहाँ पे इस एरे को उसकी कीज के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं नेम के टेक्स्ट बॉक्स में आदिल डालूंगा तो यहाँ पे आदिल डिस्प्ले हो जाएगा, ईमेल डालूंगा आदिल की तो वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, जेंडर डालूंगा मेल तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं,
अब ये जो हमारे पास ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे कोई और नाम डालते हैं, मैं कहता हूँ उसामा, और यहाँ पे हम usama123@gmail.com और मेल सेलेक्ट करते हैं, और अब जैसे ही सबमिट करूँगा तो देखो रिक्वेस्ट क्या जा रही है, यूआरएल पे डेटा के पास, और फिर वहां से जा रहा है गेट डेटा के पास, ठीक है, और गेट डेटा ने एक व्यू रिटर्न किया, और व्यू में यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, उसामा, ठीक है, ये ईमेल और यहाँ पे ये जेंडर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर दूं, गेट डेटा, ठीक है, मैं इससे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ ईमेल इज, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ जेंडर इज, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग भी मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, पीछे आते हैं, ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब मैं कह देता हूँ एक दफ़ा आमना, ठीक है, हम मेल कर देते हैं amna23@gmail.com, ठीक है, और यहाँ पे आके फीमेल सेलेक्ट करते हैं, और अब जैसे ही सबमिट करूँगा, ठीक है, तो देखो नेम इज आमना, ईमेल इज amna23, ठीक है, जेंडर इज फीमेल, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लारावेल के अंदर, ठीक है, आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, और फॉर्म का डेटा गेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हो, ठीक है, और फिर एरे में उसको कन्वर्ट करके अपने व्यू के अंदर पास कर सकते हो, और फिर उसको एक्सेस कैसे करोगे, एरे के थ्रू, जो भी कीज होंगी उसके थ्रू आप एक्सेस कर लोगे, ठीक है। तो ये तो था आपके पास पहली टेक्निक, ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग की, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्म क्रिएट किस तरह से करते हैं, CSRF का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। ठीक है, देखो अगर मैं CSRF की अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट CSRF प्रोटेक्शन, ठीक है, मतलब CSRF की फुल फॉर्म क्या है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का मतलब देखो, क्रॉस साइट मतलब किसी दूसरी साइट से कोई रिक्वेस्ट आ रही है आपकी एप्लीकेशन पे, ठीक है, जो कि एक हैकर का अटैक होता है, ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम CSRF प्रोटेक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, CSRF is a type of attack that performed by the attacker to send request to a system with the help of an authorized user who is trusted by the system, ठीक है। इसका मतलब हम ऑथराइज यूजर हैं, ठीक है, तो हमारी मदद से एक यूजर क्या कर रहा है, किसी दूसरी वेबसाइट से रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम CSRF टोकन का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इस चीज से हमें प्रिवेंशन देता है, इस चीज से हमें बचाता है कि अगर रिक्वेस्ट कहीं दूसरी साइट से आ रही है तो उसको एक्सेस नहीं करने देना। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, Laravel provides protection with the CSRF attacks by generating a CSRF token। मतलब Laravel प्रोटेक्ट किस तरह से करता है CSRF अटैक्स को, वो एक CSRF टोकन जनरेट करवाता है, जिसके लिए हमने @CSRF यूज किया था, या फिर CSRF फील्ड का एक मेथड आप यूज कर सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर देखो दिस CSRF टोकन इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली फॉर ईच यूजर, ठीक है, मतलब जितनी दफा वो फॉर्म आपका सबमिट होगा उतनी दफा वो एक रैंडम आपके पास एक टोकन रैंडम एक स्ट्रिंग जनरेट करवाएगा, ठीक है, जो कि वेरीफाई करता है कि ये जो फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो इसी एप्लीकेशन से आ रही है, कहीं और से नहीं आ रही, ठीक है। फिर देखो दिस टोकन इज नथिंग बट अ रैंडम स्ट्रिंग दैट इज मैनेज्ड बाय द Laravel एप्लीकेशन टू वेरीफाई द यूजर रिक्वेस्ट। मतलब ये टोकन क्या होता है, ये जस्ट एक रैंडम स्ट्रिंग होता है जो कि मैनेज कौन करता है, Laravel एप्लीकेशन खुद करती है। क्यों मैनेज करती है, ताकि वो जो रिक्वेस्ट है उसको वेरीफाई किया जा सके कि ये रिक्वेस्ट इसी एप्लीकेशन से आ रही है या किसी और एप्लीकेशन से आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हाउ टू यूज CSRF को यूज कैसे किया जाए, तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है दिस CSRF टोकन प्रोटेक्शन कैन बी अप्लाइड टू एनी HTML फॉर्म इन Laravel एप्लीकेशन। मतलब कोई भी फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, साइन अप फॉर्म हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, जो भी आप फॉर्म बना रहे हो उसके अंदर आपको ये CSRF लाजमी यूज करना चाहिए, ठीक है, जो कि एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है आप किसी भी Laravel एप्लीकेशन का फॉर्म उसके अंदर आप CSRF को यूज कर सकते हो बाय स्पेसिफाइंग अ हिडन फॉर्म फील्ड ऑफ CSRF टोकन। मतलब देखो ये जो CSRF है ना, ये एक हिडन फील्ड जनरेट करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, पीछे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, हमने इस फॉर्म के ऊपर CSRF टोकन लगाया हुआ है ना, तो अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स में जाए, ठीक है, तो देखो ये आपको एक हिडन फील्ड नजर आ रही होगी, ठीक है, इसने एक टोकन जनरेट करके दिया हुआ है जो कि हर दफा एक यूनिक होता है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि यही टोकन रहे, ये बार बार चेंज भी होता रहता है, ठीक है ना, हर रिक्वेस्ट पे ये चेंज होता रहता है और एक रैंडम स्ट्रिंग आपको जनरेट करके देता है, ठीक है, जो कि एक
हैकर अटैक को रोक सकता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे यही कह रहा है द रिक्वेस्ट आर वैलिडेटेड ऑटोमेटिकली बाय द CSRF वेरीफाई CSRF टोकन मिडिलवेयर, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक मिडिलवेयर है लारावेल के अंदर जो कि CSRF रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है, ठीक है। मतलब ये जो टोकन है इसको वैलिडेट करता है कि भाई ये टोकन वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक मिडिलवेयर है लारावेल के अंदर जिसका क्या नाम है CSRF वेरीफाई CSRF टोकन, ठीक है। ये मिडिलवेयर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास फॉर्म हैंडलिंग इन लारावेल, जिसकी पहली टेक्निक से मैंने आपको फॉर्म क्रिएशन बताई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि फॉर्म को हैंडल करना मतलब फॉर्म को क्रिएट करने की दूसरी टेक्निक क्या है लारावेल के अंदर। और याद रखना कि वो टेक्निक लारावेल रिकमेंड करता है, ठीक है। फॉर्म क्रिएशन में अगर आपको टेक्निक यूज करनी है तो सेकंड वाली यूज करनी है, ये लारावेल रिकमेंड करता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसके पार्ट 2 में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक?